श्वसन तंत्र में क्या होता है, पहले एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाएगा, नोज में नोज से जाएगा, लंग्स में लंग्स से जाएगा, ब्लड में ब्लड से हीमोग्लोबिन ले जाएगा, टिश्यू में टिश्यू से जाएगा, सेल में सेल से माइटोकॉन्ड्रिया, फिर यहाँ से CO2 ना, CO2 इसी प्रकार फिर जाएगा ना, जो ये एटमॉस्फेयर से लेकर और लंग्स के बीच को बोलते हैं ब्रेथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रेथिंग। एटमॉस्फेयर से लंग्स ब्रेथिंग बोलते हैं ना। उसमें लंग्स से लेकर और लंग्स से लेकर ब्लड में जो होता है, लंग्स से ब्लड में आता है, उसको हम विनिमय परिवहन यानी विनिमय परिवहन बोलते हैं ना, विनिमय विसरण बोलते हैं ना। लंग्स से ब्लड से लेकर टिश्यू में जाता है, उसको हम परिवहन बोलते हैं। जबकि फिर सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में आता है ना, उसको हम बोलते हैं अंतःश्वसन। गैसों का विनिमय स्टेप 2 ना, उसके गैसों कहाँ आएगा, तो ये ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी में कहाँ है, ब्रोंकी, उसके ब्रोंकियोल, उसके बाद एलिवोली में है ना। विसरण अधिक मात्रा से कम मात्रा में होता है ना, तो ऑक्सीजन कुपिका से और ना, कुपिका यानी एलिवोली से रक्त वाहिका में जाता है, और CO2 रक्त वाहिका से कुपिका में आता है ना। यहाँ से CO2 जब हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% लेते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन उतना का उतना 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन कम जाता है 16% छोड़ते हैं, CO2 बढ़ जाता है 4% छोड़ते हैं। गैसों का विनिमय ना, गैसों का विनिमय परिवहन, इसमें ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ना। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन, मतलब गैसों का जो परिवहन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ना, जिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ना 98%, जबकि CO2 के रूप में 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इसमें 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और शेष प्लाज्मा में घुलकर होता है। प्लाज्मा एंड RBC के मध्य आयनिक संतुलन के लिए क्लोराइड परीक्षण प्रक्रिया का उपयोग होता है। प्लाज्मा एंड RBC के मध्य आयनिक संतुलन के लिए क्लोराइड परीक्षण, कौन सा परीक्षण है, यानी प्लाज्मा और RBC के मध्य आयनिक संतुलन के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो क्लोराइड परीक्षण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है ना। स्टेप 4 कोशिकीय श्वसन। स्टेप 4 में क्या होता है, तो कोशिकीय श्वसन C6H12O6 ना, अब IVA श्वसन होता है ना। फिर उसके बाद पायरुविक एसिड अम्ल के 2 अणु, पायरुविक एसिड निर्माण होता है, फिर 2 ATP ऑक्सीजन जाता है, फिर CO2H2 है ना। ये जो होता है इसको हम ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं ना, यानी ग्लूकोज से अवायवीय श्वसन होता है, तो उससे पायरुविक एसिड के 2 अम्ल का निर्माण होता है ना। फिर और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, तो CO2H2 प्लस 36 ATP बनता है ना। इसको हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है, इसे EMP पथ भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो पथ प्रक्रिया होती है उसको EMP पथ कहते हैं। जबकि इधर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का आंशिक विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का निर्माण, ग्लूकोज का आंशिक विघटन के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन कब होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पथ कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ कहते हैं। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है, तो वायवीय श्वसन में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और पायरुविक अम्ल का CO2H2O में टूटता है। पायरुविक अम्ल का CO2H2O में टूटता है। नोट अपचय श्वसन कैटाबोलिक अभिक्रिया। श्वसन कैसे आता है, कैटाबोलिक, इसमें अपचय अभिक्रिया है ना, जिसमें बड़े अणु जो है ना छोटे अणुओं में टूटता है ना। बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटता है, उसको बोले कैटाबोलिक ना, उसका हम कैटाबोलिक अभिक्रिया कहते हैं, नहीं अपचय। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, क्योंकि इससे ऊष्मा निकलता है। स्मोकिंग करने पर एल्बुलाई क्षतिग्रस्त हो जाती है, स्मोकिंग करने पर एल्बुलाई क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। इसी समस्या को एम्फेस्मा कहते हैं, यानी श्वसन स्मोकिंग करने पर एल्बुलाई क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, इसको हम एम्फेस्मा कहते हैं। श्वसन अंग ना, श्वसन अंग कॉकरोच में होता है स्पेरिकल, यानी श्वसन रंध्र के द्वारा होता है ना। यानी श्वसन कॉकरोच में यानी तिलचट्टा में जो श्वसन होता है स्पेरिकल, यानी श्वसन रंध्र के द्वारा। तो मनुष्य में स्तनधारी में होता है लंग्स के, मनुष्य में स्तनधारी लंग्स के द्वारा, पक्षी में लंग्स के द्वारा ही होता है, मछली में गिल्स यानी गलफरा के द्वारा होता है, कॉकरोच में स्पेरिकल श्वसन रंध्र। केचुआ में त्वचा के द्वारा होता है ना। मेढक फ्रॉग में लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है ना। सरीसृप में लंग्स के द्वारा होता है, जबकि अमीबा और इग्लिना में शरीर की सतह से होता है ना, कुस्कीय झिल्ली के द्वारा। शरीर की सतह से कुस्कीय झिल्ली के द्वारा होता है।
मानव पाचन तंत्र के भाग में ना ग्रसनी के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। हाँ ये सही असत्य कथन पूछ रहा था। यानी ग्रसनी फैरिंग्स के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो फूड पाइप ओसोफेगस में जाता है ना। छोटी आंत के 3 मुख्य ग्रहणी जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होता है, ये भी सही है। एपिग्लॉटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, ये भी सही है। भोजन का पाचन शरीर के बाहर नहीं सेप्रोफैटिक नहीं होलोजोइक प्रक्रिया से होता है शरीर के अंदर में। भोजन का सही मार्ग क्या है, तो मुख के बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत में जाएगा। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई जो है ना 8 से 10 मीटर यानी 33 फुट। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर 33 फुट होता है ना। छोटी आंत, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। बड़ी आंत ना सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम कोलोन रेक्टम क्या कहाँ, तो बड़ी आंत के भाग है ना। सीकम से ही क्या, सीकम से ही जुड़ा रहता है, अवशेषी अंग नहीं होते वो। जबकि क्षुद्रांत ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम, मतलब छोटी आंत का 3 बार ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम होता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के आहार नाल मुख से शुरू होकर गुदा तक फैली है। आहार नाल जो है ना मुंह से शुरू होकर गुदा तक फैली है, तो ये सही है ना। उसके बाद मांसाहारी जीवों में पाचन की क्रिया धीमी होती है, इसीलिए आहार नाल लंबी होती है, ये गलत है। आहार नाल उसमें छोटी होती है ना, क्योंकि उसमें पाचन की क्रिया स्पीड में होता है। छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग होते हैं, ये सही, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। दांतों की सुरक्षा के लिए क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि न कारण है, तो क्योंकि पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, जिसके दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाने वाले अम्ल उदासीन हो जाता है। हाँ ये ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जीभ के कौन से हिस्से पर कड़वे स्वाद का अनुभव होता है, तब कड़वे स्वाद मतलब कड़वा मतलब बीटर, तो SSB मतलब पिछले भाग पर, बैक पर। वयस्क मनुष्य का सही दंत यानी डेंटल फार्मूला क्या है, तो 21-23 होता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। टाइलिन लाइसोजाइम जीवाणुओं का भक्षण होता है, जबकि ग्रसनी पाचन नहीं, ग्रसनी में पाचन नहीं होता। जबकि अक्ल दांत एक अवशेषीय अंग है, ये सही है। लार ग्रंथि 3 जोड़ी होता है, ये सही है ना। लार का कार्य जीवाणुओं को मारना, हाँ ये भी लार में एक लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है जो जीवाणु को मारता है। टाइलिन का कार्य प्रोटीन का पाचन करना, ट्राइलिन का कार्य क्या प्रोटीन का पाचन करना, ये गलत है। टाइलिन जो है ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ना। पाचन की शुरुआत मुख से होती है, ये सही है। एक वयस्क मनुष्य के जबड़े के केवल 1/4 भाग में दांतों का क्रम क्या है, तो ICPM, 2 गो इंसीजर, 1 गो कैनाइन, 3 गो प्रीमोलर, 2 गो प्रीमोलर होता है, 3 गो मोलर होता है, तो ये हो गया। कर्माकुंचनी पेरियोस्टेल्सिस क्रिया कहाँ होती है और इसका कार्य क्या है, ग्रास नली में होता है ना पूरी, और भोजन को आमाशय तक पहुँचाने में लिए इसकी मदद होता है। अल्सर होने का मुख्य कारण क्या था, लंबे समय तक भूखा रहने या चाय फास्ट फूड के अधिक सेवन से आमाशय की दीवारों का क्षतिग्रस्त हो जाता है अल्सर के द्वारा। कथन, छोटी आंत में रसांकुरण माइक्रोविलाई की उपस्थिति पाचन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि रसांकुन सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे पचे हुए भोजन का अवशोषण अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। तो ए और आर सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। पूर्ण पाचक रस किसे कहते थे, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। आमाशय में भोजन के प्रवेश के पश्चात उसके काइम में परिवर्तित होने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सबसे कठिन है, इसके आंसर डायरेक्ट हम देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बोलस में HCl मिलने से ये अम्लीय हो जाता है और जठर रस के एंजाइमों के साथ मिलकर अर्ध तरल काइम बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जो फूड पाइप में जो भोजन रहता है उसको हम बोलते हैं बोलस, और जो आमाशय में आ जाता है उसको हम काइम बोलते हैं। इसको तो हम देख लिए हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन प्रक्रिया में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। ए और आर दोनों से आर एक ही सही व्याख्या करता है। कोशिकीय श्वसन के दौरान होने वाली सही रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, तो C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो CO2H2O+ एनर्जी बनेगा। बाह्य श्वसन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, तो बाह्य श्वसन में ब्रीदिंग होता है ना, उसके बाद गैसों का विनिमय होता है, गैसों का परिवहन होता है, उसके बाद अंतः श्वसन में केवल
अंतःश्वसन होता है। आंतरिक श्वसन में अंतःश्वसन, अंतःश्वसन में केवल कोशिकीय श्वसन होता है। भोजन निकलते समय भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि स्वर तंत्र लैरिंग्स में कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है और भोजन को, ये गलत है, ये सत्य आर्क गलत है। एपिग्लॉटिस के द्वारा भोजन श्वास नली ट्रैकिया में प्रवेश नहीं करता है। मानव श्वसन तंत्र के संबंध में ट्रैकिया में सी आकार की उपस्थिति कार्टिलेज छल्ले इसे पिचकने या चिपकने से बचाते हैं, ये सही है ना। लैरिंग्स को स्वर तंत्र कहा जाता है। लैरिंग्स को स्वर तंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें कंपन से ध्वनि उत्पन्न होते हैं ना। एलिवोलाई को फेफड़ों को केवल नहीं, ये गलत है, संरचनात्मक क्रियात्मक दोनों इकाई हैं। वायु मार्ग का सही क्रम क्या था? नाक, उसके बाद ग्रसनी फेरिंग्स, उसका ट्रैकिया, लैरिंग्स, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद एलिवोलाई। 1 2 4 सही हो गया। श्वास छोड़ने एक्सपायरेशन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली घटनाओं का सही समूह को चुनिए। डायफ्राम का आकार गुंबद के समान हो जाता है ना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, मतलब इसका आकार गुंबद की तरह हो जाता है ना। फेफड़ों के भीतर वायुमंडलीय दाब से कम है नहीं, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है क्योंकि जब ना फेफड़ों के भीतर जब आयतन कम जाता है, जब सांस छोड़ देते हैं आयतन कम जाता है, आयतन कम गया था दाब बढ़ जाता है। वक्त के बाद आयतन घट जाता है तो ये सही है ना। फेफड़े संकुचित हो जाते हैं, हवा निकल जाती है, ये सही है। तो 1 3 4 आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में होने वाले आंतरिक श्वसन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर CO2 जल और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होते थे। ए और आर दोनों सही, की सही व्याख्या करता है। यदि किसी व्यक्ति के डायफ्राम में अचानक शिथिलता आ जाए तो इसके शरीर पर इसका सबसे तत्काल प्रभाव क्या होगा? तो व्यक्ति को हिचकी आने लगेगी। व्यक्ति को क्या आएगी? हिचकी आने लगेगी। निम्नलिखित घटनाओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए और पहचान कीजिए कि इनमें कौन सा आंतरिक श्वसन का हिस्सा नहीं है। हीमोग्लोबिन द्वारा O2 को, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सही है। तो केवल 3 आंसर और ऊर्जा और CO2 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। गैसों के विनिमय के दौरान विसरण की प्रक्रिया के लिए कौन सा सही है? एलिवोलाई में CO2 का दबाव श्वसन रक्त की तुलना में अधिक हो जाता है, ये सही हो गया। श्वास छोड़ते समय एक्सहेलेशन में छोड़ी गई वायु में CO2 की मात्रा 4% होता है। श्वास लेते समय और छोड़ते समय नाइट्रोजन के प्रतिशत 78% में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण होगा शरीर नाइट्रोजन का उपयोग, शरीर जो है नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करता है। कोशिकीय श्वसन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले ग्लूकोज अपघटन होता है, फिर अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में कुल ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव श्वसन प्रक्रिया के दौरान गैसों के विनिमय और परिवहन में कौन सा? रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन लगभग 97% हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। CO2 का सबसे अधिक परिवहन 70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और श्वास छोड़ते समय वायु में O2 की मात्रा 16% होती है क्योंकि विसरण के दौरान कुछ ऑक्सीजन रक्त में चले, यानी 1 2 3 और दोनों सब सही हैं। जीवों और उनके स्तनधारी यानी मेमल्स में फेफड़ा होता है। कछुआ में शरीर से यानी कछुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से लेता है ना। फिश क्या गलफरा से लेता है, कॉकरोच स्पाइरकल से लेता है ना।